Dear students, in this video I am going to give you a roadmap of whole P5 journey. I am going to tell you what requirements do you need to prepare in order to secure maximum marks in your P5 paper. So let's have a look. हमारे पास ये जो P5 है, ये पेपर का नाम है प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। जरा पहले ही देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टाइम हमें कितना दिया जा रहा है। हमें इसके लिए टाइम दिया जा रहा है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। और आपस की बात बताऊं कि ये 1 आवर एंड 15 मिनट्स काफी इनफ गुड टाइम होता है। बच्चे आमतौर पे 1 आवर में इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस पेपर की जो वेटेज बन रही है आपकी, वो 11.5% बन रही है। और ये सेम वेटेज है जो कि आपके P3 की वेटेज होती है, जो कि आपके प्रैक्टिकल की वेटेज होती है। सो ओवरऑल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, लेकिन इसकी वेटेज प्रैक्टिकल की तरह थोड़ी कम होती है। लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जो बड़ा स्कोरिंग पेपर बन जाता है, और अगर आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स ले लें तो आप बड़े एडवांटेज के ऊपर रहते हैं हमेशा। देन इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है जी, और उनकी वेरिएबल मार्क वैल्यूज हो सकती हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बेस करता होता है। इसके अंदर वो देखता है कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्लान कर सकते हैं, जब उसके रिजल्ट्स आए तो उनको एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इन स्किल्स के ऊपर आपको जज किया जाता है, रादर देन योर नॉलेज ऑफ एनी थ्योरी। यहां पर वो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता। यहां पर वो आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछेगा कि भाई बताओ फलां चीज क्या होती है, फलां चीज क्या नहीं होती। नहीं, ये एक स्किल्स का पेपर है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेटे हमने आपके टीचर्स ने आपको एटीपी की स्किल्स सिखाई थी, और उस एटीपी की स्किल सेट जिस बच्चे का स्ट्रांग था, वो उस एटीपी के अंदर बड़े अच्छे स्कोर्स लेके आ जाता है, राइट। और वो ये भी बता रहा है कि इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, उनका कॉन्टेक्स्ट सिलेबस से आउट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आपको उस सूरत में भी, इसका मतलब यह है कि जाहिर है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो इस तरह के हों कि आप अगर उनके बारे में डाटा और नॉलेज नहीं भी जानते, तो आप फिर भी बेटे उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। जिस तरह आपने अपने प्रैक्टिकल के पेपर में देखा होगा कि वो आपको एक स्पेसिमन दे देता है, और वो कहता है कि कैंडिडेट, जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट इज फेमिलियर विद द स्पेसिमन। ठीक है ना जी, एक नया स्पेसिमन दे देता है जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होता, और आपको उसकी प्लान डायग्राम बनानी होती है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आए। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आउटसाइड ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अभी बेटे हम इसको डी कोड करना शुरू करेंगे, वन आफ्टर अनदर इसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने शुरू कर देंगे। अभी देखो बेटे, हमारे पास इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने करनी है, वो प्लानिंग है। वो है प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों तीन चीजें आती हैं। प्लानिंग के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके। आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बंदा आपसे बातें कर रहा होता है और आप उसको एंड पे कहते हो कि मनहूस तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों आप कहते हो कि मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। नंबर टू, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो प्लानिंग के अंदर बेटे आपको मेथड्स डिस्कस करने होते हैं, मेथड्स। अभी ये प्रॉब्लम्स और मेथड्स के ऊपर आकर मैं आपके इस क्वेश्चन को जूम इन करना शुरू करता हूं। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं। अभी हम उसकी बात करते हैं। बेटे सबसे पहले आपको एक हाइपोथेसिस देना पड़ता है। अभी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेटे आपको इसके अंदर एक हाइपोथेसिस देना पड़ता है। ठीक है जी, ये हाइपोथेसिस क्या होता है बेटे? ये हाइपोथेसिस आपकी एक प्रिडिक्शन होती है। ये जो हाइपोथेसिस आप दे रहे हैं ये क्या होती है? ये एक प्रिडिक्शन होती है। जब आप ये हाइपोथेसिस या प्रिडिक्शन देते हैं, इसके अंदर आपने करना क्या होता है बेटे? आपने इसके अंदर दो वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स को का जो आपस का रिलेशनशिप है,
उसके बारे में बात करनी होती है। आप डिफाइन करते हैं कि कोई से भी दो वेरिएबल्स है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। उनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी एक चीज बढ़ाने से क्या दूसरी चीज भी बढ़ रही है। ठीक है जी, एक चीज बढ़ाने से क्या दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या उनके दरमियान आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज घटना शुरू हो जाए। और ये जो हाइपोथेसिस है, ये एक बड़ी केयरफुल टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के तौर पर दिया जाता है। मैं इसके बारे में कुछ और बात करना चाह रहा हूं। आपके पास जब आप कोई प्रिडिक्शन देते हो या जब आप कोई हाइपोथेसिस देते हो, जैसे मैंने बताया कि आप बताते हो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, तो आपके पास स्टेटमेंट की जो क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो आपके पास स्टेटमेंट की क्लैरिटी है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपने वर्ड्स का इंतखाब ठीक नहीं किया और आपने उस स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज कर दिए हैं, डाउटफुल वर्ड्स यूज कर दिए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके हाइपोथेसिस में क्लैरिटी नहीं है, तो आपकी प्रिडिक्शन भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे ही हम ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा जी, बेटे यस आई विल शेयर दीज नोट्स, डोंट वरी। मैं आपको बताऊंगा कि भाई गुड हाइपोथेसिस क्या होता है और बैड हाइपोथेसिस क्या होता है, और फिर हम वहां पर जब हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में क्या फर्क होता है, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस में क्या फर्क होता है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम किस तरह से बहुत ही केयरफुली एक बेस्ट हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उसको दे सकते हैं। बेटे हाइपोथेसिस आम तौर पे मिनिमम, यहाँ पे जो मैं मार्क्स लिखने वाला हूँ ये मिनिमम मार्क्स है, ये मिनिमम आपको 2 मार्क्स हाइपोथेसिस का एरिया जरूर देके जाता है। अब ये पहली चीज हो गई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट के अंदर, ये आपकी पहली चीज आ गई। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेटे जो दूसरी चीज आपने डिस्कस करनी है, उसमें आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए ग्राफ स्केच करना पड़ता है। आपको यू नीड टू स्केच अ ग्राफ फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए ग्राफ स्केच करते हैं बेटे। आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो आपको इस तरह से करके एक ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन लगा के दे देता है, और ये जो आपने ग्राफ बनाना है इसमें भी बेटे आपको 1 या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की सीधी सीधी एक लाइन लगा के बतानी होती है कि आपको क्या लग रहा है कि ये नीचे चले जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि ये ऊपर चले जाएगा, वट एवर यू थिंक, आपको अपने एक्सपेरिमेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का ग्राफ स्केच करके देना होता है। प्यारे बच्चों, इसके भी 1 to 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होता है। उसके बाद बेटे जो तीसरी चीज इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर बड़ी जरूरी है जो कि आपको करनी है, वो है कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये आइडेंटिफाई करना भी बेटे आपको 2 मार्क्स देता है आमतौर पे। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको लिखते हैं तो प्यारे बच्चों, ये भी आपको 2 मार्क्स ये बात दे रही होती है। उसके बाद
जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ये बताते हो कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है विच नीड्स स्टैंडर्डाइजेशन. यू नीड टू आइडेंटिफाई such variable which needs standardization. ये वर्ड मुझे पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क के लिए तो आइडेंटिफिकेशन सीधी सीधी पूछी जाती है, और बाद में जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो स्टैंडर्डाइजिंग है, ये बेटे आपको इसके ऊपर उसको आपको जज करता है बहुत ज्यादा. अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके साथ मैं आपको एक और वर्ड जरूर यहां पर मेंशन करूंगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन. दैट इज ऑप्टिमाइजेशन. आपको बेटे एक हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक टेस्ट ग्रिड बनाना पड़ता है, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, जिस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप देखते हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कैसे आपको उस पर रिस्पॉन्स देता है. डिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये हमेशा डिपेंड करता है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर. आपके पास उन केमिकल्स का, उन ऑर्गेनिजम्स का, उन हार्मोन्स का, उन वेरिएबल्स का थ्योरेटिकल डाटा बैकएंड पे मौजूद होता है. उसकी बेस पे आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हो. आप बताते हो कि मैं कितना वॉल्यूम यूज करूंगा, आप बताते हो कि मैं किन किन चीजों को कांस्टेंट रखूंगा, आप बताते हो मैं किस किस चीज को वेरी करवाऊंगा, आप बताते हो कि मैं क्या क्या वैल्यूज लूंगा. जरा यहां पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि इसके अंदर आप बताते हो कि आप कितना चीजों का वॉल्यूम यूज करोगे, आप बताते हो कि आप कितना चीजों को टाइम दोगे, आप बताते हो कि आप कितना उनकी जो वेरिंग क्वांटिटीज हैं, या जो उनका वेरिंग वो बन रहा है, गैप बन रहा है उनका चीजों का आपस में, वो गैप आप कितना रखोगे. ठीक है जी. सो ये सब की सब चीजें स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आ रही होती. अब यहां पर हमारे पास प्लानिंग का पहला पहला पार्ट खत्म होता है, और ये जो पहला पार्ट था, ये था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का पार्ट. अब हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, विच इज रिलेटेड टू द मेथड्स. मेथड्स. तो अब अभी ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये पेपर आपका टोटल 30 मार्क्स का है. ओवरऑल ये 30 मार्क्स का आपका पेपर है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर अब हम ये डिस्कस करते जा रहे हैं कि कौन सा पार्ट कितना है. तो अभी तक हमने तकरीबन कोई 2 3 4 5 6 7 तक की का एरिया निकाला है. अभी इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर आपको कोई लंबा चौड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज और मेमोरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. डेफिनेटली ये आखिरी पेपर है, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि आपको पूरे का पूरा ओ लेवल और ए लेवल जितना कोर्स कंटेंट उन्होंने दिए वो आने चाहिए. ठीक है. मगर यहां तक कोई ऐसी मेमोरी बेस्ड चीज नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है, किसी एंजाइम्स के नाम नहीं है, किसी मेटाबोलाइट के नाम नहीं है जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी. सो अब जरा आगे चलते हैं कि मेथड्स में क्या होता है हमारे पास. सबसे पहले आपको बेटे इन मेथड्स के अंदर रिस्क असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं. आपको इन मेथड के अंदर रिस्क असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं. आप देखते हो कि भाई इसके अंदर क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं. ये रिस्क जरूरी नहीं है कि आपके लिए साइंटिफिक ऑफिसर के लिए थ्रेटनिंग लिस्ट असेस क्या कहते हैं रिस्क हो, बल्कि ये आपके डाटा और आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के दरमियान जो चीजें रिस्क बन सकती हैं उनकी असेसमेंट भी होती है. मिसाल के तौर पर आप ये बताते हैं कि आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी कैसे करवाएंगे. हाउ विल यू वेरी. मैं ये वेरी को कैपिटल में लिख रहा हूं, इसकी कोई वजह है
कि आप किस तरह से वेरी करवाएंगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अगली इंपॉर्टेंट बात कि आप जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेजर कैसे करेंगे। हाउ विल यू मेजर योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजर करवाया जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वेरी करवा के देखा जाता है। नंबर 3, अब आपको इसमें यह भी बताना है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसा होगा, क्योंकि मेथड्स हैं। यू नीड टू एक्सप्लेन या मुझे एक्सप्लेन का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, मुझे डिस्क्राइब का वर्ड यहां यूज करना चाहिए, माय बैड। यू नीड टू डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो भाई ये सारे का सारा काम होगा कैसे, इस पे क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या आपको मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या आपको मशीन्स चाहिए, मटेरियल्स एंड ऑपरेटर्स, ये जो चीजें हैं ये आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। अच्छा, ये हमेशा जरूरी नहीं होता, आमतौर पे कभी कभी ये देखा गया है कि वो आपको ये खुद भी प्रोवाइड कर देता है। अक्सर वो ये खुद प्रोवाइड कर देता है और आपको कहता है कि आप बताओ इसके अंदर आप किस तरह से वर्किंग करोगे। लेकिन कभी कभी अगर बहुत सिंपल लेवल का एक्सपेरिमेंट आ गया तो वो आपसे ये मांग भी सकता है, पूछ भी सकता है। अच्छा जी, अगली बात, आपको एक सीक्वेंस बताना है कि हाउ विल यू कैरी आउट अ सीक्वेंस, हाउ विल यू कैरी आउट द होल एक्सपेरिमेंट। पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जी फूड टेस्ट की कोई चीज, तो आप बताओगे सबसे पहले सैंपल लेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में ब्लू बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालेंगे, उसके बाद उसको वाटर बाथ करेंगे, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस बताया मैंने आपको, टेस्ट का सीक्वेंस बताया। ठीक है, उसके बाद बेटे आपको इसके अंदर बताना होगा इफ यू आर यूजिंग एनी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब ये सब चीजें बारी बारी एक्सप्लेन होंगी जब मैं आपको पेपर करवाऊंगा क्वेश्चंस, पास पेपर्स के। आपको अपना कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बताना होगा और ये जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है बेटे आपको इस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब भी करना हो सकता है और कभी कभी वो आपसे इस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो कि ये क्यों लगाया है, कैसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लगाया है। और आप जानते हैं कि ये जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स लगाए जाते हैं किसी भी प्रैक्टिकल में, ये वैलिडेशन के लिए लगाए जाते हैं। ये आपका आपके लिए बेटे वैलिडेशन के लिए लगाए जाते हैं, ये वैलिडेट कर रहे होते हैं आपके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद इन मेथड्स के अंदर डाटा मैनेजमेंट भी आ जाती है। आपके प्रैक्टिकल में तो वो हमेशा करवाता है, यानी इसके अंदर वो आपसे टेबल्स वगैरह बनवाता है, टेबल्स। ठीक है जी, टेबल्स हो गए या ग्राफ वगैरह हो गए। वो आपसे पूछता है कि जो आपका रॉ डाटा है, जो फर्स्ट हैंड डाटा आपके पास आ रहा है, जो आपके पास फर्स्ट हैंड डाटा आ रहा है बेटे, उसको कैसे आप क्या कहते हैं नोट डाउन करोगे। क्योंकि बाद वक्त अगर आप पैनिक हो जाते हैं या अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट रद्द ही हो सकता है अगर आपको यही ना समझ में आए कि इस डाटा को मैंने कैसे संभालना है। अक्सर आप में से बच्चे ये बोंगिया मारते हुए देखे गए हैं प्रैक्टिकल के पेपर में कि वो मैं उनसे पूछता बेटा डाटा कहाँ लिखा, कहते सर वो मैंने इधर लिखा था, लेकिन अब पता नहीं है कि वो पहले वाले का कौन सा था, दूसरे वाले का कौन सा था, तीसरे वाले का कौन सा था।
सो ये पंगेबाजियां बाज़ औक़ात हो जाती होती है, तो नेवर माइंड, बट डोंट डू इट इन योर पेपर। तो देखिएगा यहाँ पर वो रॉ डाटा की बात करें कि उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसको आप लेके चलोगे। ठीक है जी। जी मैं करता हूँ कि टेस्ट ग्रेड क्या है, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। देन फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको अपने अपने जो आपके जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, आप उसके अंदर ढूंढ क्या रहे थे। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा, या वो आपको खुद ही इस पॉइंट के ऊपर लेके आएगा, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। व्हाट वर यू लुकिंग फॉर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। वो डाटा का कौन सा पार्ट था जिसमें आप कॉन्शियस थे टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अच्छा, अभी बच्चों ने पूछा है कि सर ग्रिड जो वाली मैंने जो ऊपर बात की है, वो ग्रिड क्या है। वो ग्रिड ऐसा है बेटे कि जब आप बाजू का जब आप अपने सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो आप डाइल्यूशंस बनाते हैं, तो आपको वहां पर एक 100% सोल्यूशन मिल गया। अब आप अपनी अकल से ये फैसला करते हैं कि इसकी कैसी डाइल्यूशन करनी है। इसकी ऐसी डाइल्यूशन करनी है 100, 50, 25, 12%, ये डाइल्यूशन करनी है, या इसकी ये डाइल्यूशन करनी है 100, 10, 1, 0.1 एटसेट्रा, ऐसी डाइल्यूशन करनी है। Why not? I am making these notes for you guys, don't worry. I'll send them. I'll send these notes, don't worry. और या फिर आपको ऐसी डाइल्यूशन बनानी है कि 100 के बाद 80% बनानी है, उसके बाद 60% बनानी है, या उसके बाद 40% बनानी है, 20% बनानी है। ये तीन तरह की डाइल्यूशन है। ठीक है जी, कि टोटल क्वांटिटी इसकी 100% थी। सॉरी, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये टोटल आपके पास 100% था। यहां पर आपने क्या किया है, आपने उसको रिड्यूस करते गए हैं बाय हाफ। यहां पर आप उसको क्या करते गए हैं, रिड्यूस बाय हाफ। इन ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन। उसके बाद यहां पर आप क्या करते गए हैं, रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10। और ये जो थर्ड है, छींक आने लगी थी लेकिन आई नहीं। ये जो थर्ड है, इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर आप प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन बना रहे हैं। इसके अंदर आप एनी गिवन डाइल्यूशन बना सकते हो जो आपका दिल चाहे, M1V1 वाला फॉर्मूला लगा के। एनी गिवन डाइल्यूशन। सो दिस इज योर ग्रिड। आपका दिल चाहे आप इस ग्रिड को स्क्वीज कर लें, आपका दिल चाहे आप इस ग्रिड को फैला लें, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप अपनी बढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने 100, 80, 60, 40, 20 पे नहीं आना, मैंने आना है जी 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70। अब ये आपने एक डिफरेंट ग्रिड बना लिया। ये वाला जो बच्चा फॉलो कर रहा था उसको डिफरेंट ग्रिड फॉलो करा, तो ये मेरा उस बात से मेरा मतलब ये था। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई हो। अच्छा जी, कमिंग बैक टूवर्ड्स की, जब मैं पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था और आपके जहन में एक नक्शा बना रहा था। अब ये बेटे ये तो पार्ट हो गया मेथड्स वाला। अब इसके अंदर आमतौर पे आपका ये सारे के सारी कहानी में बेटे आपके आमतौर पर कोई 8-9 नंबर कवर हो जाते हैं। इसके अंदर 8 to 9 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। यानी टोटल जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है ज्यादातर कि जो आपका प्लानिंग वाला पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और प्लानिंग वाला पार्ट है, वो आम तौर पर आउट ऑफ 30 15 to 20 में वेरी कर रहा होता है। कभी 15 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है। ये 15 to 20 में जा रहा होता है आपका प्लानिंग वाला पार्ट। एक्सक्यूज मी। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है,
कि ये मेथड्स हो गए। ऊपर ये हमारे पास बड़ी हेडिंग थी प्लानिंग की, इसको मैं येलो कर लेता हूं। अब इस पेपर का सेकंड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा और वो है एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स। दैट इज एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स। एंड इवैल्यूएशन। ये सेकंड मेजर एरिया जी आपके B5 का। ठीक हो गया जी। अब इस सेकंड मेजर एरिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटे? इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट्स डीलिंग विद डाटा। डाटा से डील कैसे करोगे। नंबर 2, इवैल्यूएशन। एंड नंबर 3, कंक्लूजन। चलो अभी इनकी बारी बारी बात करते हैं। इवैल्यूएशन कंक्लूजन नहीं लिखता मैं, अभी आपको ये बताता हूँ कि डीलिंग विद डाटा के अंदर क्या क्या चीजें आई। नंबर 1, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू सजेस्ट कि कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट गिवन डाटा में रेलिवेंट है। ये आती है अब आपकी अकल का इम्तिहान। आप बताओगे कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है इसके अंदर, या आप ये भी बता सकते हो कौन सा टेस्ट करना है, आप ये भी बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सी कैलकुलेशंस करनी होंगी, कौन सा टेस्ट करना होगा और कौन सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। इसके अंदर आपको ये कैलकुलेशंस करनी होंगी। उसके बाद आपको ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हैं इनको बेटे आपको कैरी आउट करना पड़ेगा। कैरी आउट दी स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना होगा कैलकुलेटेड डाटा टू द टेबल्स। गिवन टेबल्स आपको मिले हुए होंगे या आपने खुद ड्रॉ करने होंगे, उसके अंदर आपने इस डाटा को डालना हो और फिर आपको ग्राफ्स बनाने होंगे विद एरर बार्स। यू नीड टू मेक ग्राफ्स विद एरर बार्स। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप इसके स्टैंडर्ड एरर्स वगैरह निकालेंगे। ये डाटा डीलिंग आ गई और ये डाटा डीलिंग भी बेटे 2 to 3 मार्क्स कवर करती है। नेक्स्ट चीज, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटे इवैल्यूएशन। इसके अंदर आपके पास अक्सर डाटा के अंदर अनॉमलस रिजल्ट्स आ जाते हैं और ये उसका बड़ा फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का। वो आपसे पूछता है कि अनॉमलस रिजल्ट्स बताओ क्या है क्या नहीं आए ये वो। आपको इसके नंबर 1 आइडेंटिफाई करना होता है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। आइडेंटिफाई करना होता है और एक्सप्लेन भी करना होता है द कॉज ऑफ अनॉमलस रिजल्ट्स। अनॉमलस रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट आ रहा है जी 0.7, फिर रिजल्ट आ रहा है 0.6, फिर रिजल्ट आ रहा है 0.4, फिर रिजल्ट आ रहा है 0.2। ठीक है जी। ये आपके पास एक सीधा सीधा डाटा चल रहा है। ठीक है। इस डाटा में यहाँ पे वर्त है 0.9। यहां पर अचानक इस 0.6 की बजाय यहां पर वैल्यू आ जाए 1.42।
आप समझ जाएंगे कि ये 1.42 इज एन अनोमलस वैल्यू। 1.42 क्या है? ये अनोमलस वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसके अंदर होंगे, मैं आपको कुछ इसके रिसोर्सेज भी भेजूंगा। ठीक है जी। देन आप मुख्तलिफ तरीके देखेंगे जिसमें आप अनोमलिटीज को जो है वो हैंडल करते हैं। उसके बाद आप बताओगे, यू विल गिव अ रीजन व्हाई रेप्लिकेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। आप बताओगे कि भाई क्यों, व्हाई डू वी नीड रेप्लिकेट्स इन एक्सपेरिमेंट्स। और उसके बाद आपको इसके अंदर हो सकता है, यू नीड टू लुक बैक टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि उसके अंदर आप कोई चेंजेस लेके आए ताकि आपके जो ये एरर्स हैं ये ना आए। राइट। और बेटे उसके बाद जो आखिरी पार्ट आ जाता है आपके इस पेपर का, दैट इज कंक्लूजन। दैट इज कंक्लूजन। मैं जरा फटाफट आपको कंक्लूजन के बारे में बता दूं क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम जा रहा है। इस कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, आपको हाइपोथेसिस को अपने डाटा के साथ हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है कि ये ठीक साबित हुआ कि गलत साबित हुआ। ठीक है जी। आप अपने रिजल्ट्स प्लस जो आपका कैलकुलेटेड डाटा है, रिजल्ट्स और कैलकुलेटेड डाटा को देखकर बताते हो कि आपके पास इसके कंक्लूजन्स क्या आएंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपकी फिलॉसफी और आपकी बैकग्राउंड नॉलेज शुरू हो जाती है। आपका जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, आपका जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, नॉलेज बेस है, आप उसके ऊपर बेस करोगे और आप बताओगे कि भाई आप क्यों इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हो, वाई आर यू सपोर्टिंग दिस कंक्लूजन। ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी आप इंप्रूवमेंट की सजेशंस दे सकते हो। यू कैन प्रोवाइड दी सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। अच्छा जी। अब ये प्यारे बच्चों आपका टोटल आपका P5 का पेपर है।